अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति शर्मा है और कंप्यूटर साइंस से अगर आप सभी लोग जेआरएफ करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जून का बैच भी अवेलेबल है, राइट। तो जून 2026 की तैयारी भी आप अभी से कर सकते हो। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा मैं अपने बैच की शुरुआत करती हूँ ताकि हम लोगों को आइडिया लग सके। जब तक पता नहीं होगा कि कैसा पेपर बनता है, कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का। तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अपना नया बैच भी स्टार्ट हो गया है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप जेआरएफ अड्डा प्रीमियम गोल्ड ले सकते हो। इस बार आप लोगों के लिए मॉक ट्रैकर्स भी आए हैं ताकि आप सब लोगों की तैयारी जो है उसको आप और अच्छे से ट्रैक कर सको और अच्छे से आपको पता लग सके कि कहाँ पर आप मिस्टेक करते हो, कैसे आप लोगों को सुधार करनी है ना। ये सब चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज ऑर्गेनाइजेशन के। टॉपिक आपका कौन सा है? हाइपोथेसिस टॉपिक के ऊपर आपका सवाल बना है। यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड, टॉपिक लिख लो क्या है आप लोगों का? हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये ऐसा है कि यहाँ से कौन सी एक वैलिड साइंटिफिक हाइपोथेसिस आपको दिख रही है। तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस आपको पता करना जरूरी है। क्या मतलब होता है हाइपोथेसिस का, ये पता होना आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं तो हाइपोथेसिस क्या होती है? एक टेंटेटिव सोल्यूशन होता है। हाइपोथेसिस क्या होती है? आपका एक टेंटेटिव सोल्यूशन होता है। आपके रिसर्च का जो रिसर्च क्वेश्चन है उसका टेंटेटिव सोल्यूशन होता है। रिसर्च की जो हाइपोथेसिस होती है वो आपके इंडिपेंडेंट और आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करती है? रिलेट करती है और उसे यहाँ पर नोट करके लिखते हैं हम। अब देखो ध्यान से, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अडल्ट शुड ड्रिंक मोर वाटर, ईटिंग 20 आलमंड्स अ डे डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हार्ट डिजीजेस, काउज शुड बी गिवन फॉडर, ग्रीन फॉडर, या चिल्ड्रन शुड ईट सीरियल्स। अगर आप लोग नोटिस करो तो इन सभी के अंदर शुड और शुड, यानी अगर आप लिखो भी बच्चों को अनाज खाना चाहिए, ये जो आप बोल रहे हो, आपको नहीं लगता कि आप एक कंक्लूजन सुना दे रहे हो? यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं? कंक्लूजन सुना दे रहे हैं। जबकि हाइपोथेसिस जो है वो कंक्लूजन हो ही नहीं सकती क्योंकि डिक्लेरेटिव नेचर की नहीं होती। ये नेचर में कैसे होती है? टेंटेटिव होती है। और ये तो मैंने आपको 9 PM वाले सीरीज में पढ़ा भी दिया है। इसी 9 PM वाली सीरीज में हम लोगों ने हाइपोथेसिस पढ़ी है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा बनता है सही होना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, यस, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बाकी सब एकदम डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है, कंक्लूजन ही दे दिया है सीधा सीधा, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाइपोथेसिस जो है मैम वो एक सजेशन होता है, टेंटेटिव सोल्यूशन होता है, अजम्पशन होता है। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का मैं लेकर आई हूं। यूनिट कौन सी है? यूनिट है आप लोगों की आईसीटी। यूनिट का नाम है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो आप लोगों की यूनिट है ये उसका क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो आईसीटी के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है ओएसआई लेयर्स। ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है जी। नहीं डी नहीं माना था, ठीक है, आप उसको चैलेंज कर सकते थे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपके पास में जो ये ओएसआई मॉडल है ये आपको पता होना जरूरी है। अब ये जो है ये आपका एक ऐसा मॉडल है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में किस प्रकार से सेंडिंग ऑफ डेटा एंड रिसीविंग ऑफ डेटा होता है ना, उसे बताता है। तो ये एक तरीके का लेयर्ड मॉडल है और ये जो मॉडल है आपका, ये लेयर्ड मॉडल आपको आईएसओ ने दिया था। आईएसओ की फुल फॉर्म कोई बता सकता है क्या मुझे? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया था? आपको ओएसआई मॉडल दिया था जिसके अंदर आपके पास होती है 7 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती है? 7 लेयर्स होती है, 7 लेयर्स होती है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिर आपके पास में नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, फिर सेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है और फिर सबसे ऊपर होती है एप्लीकेशन लेयर। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको अरेंजमेंट ही करना था
लेयर्स के अंदर अरेंजमेंट ही करना था, और ये पेपर 2 का सवाल है ना। ये अगर देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस पेपर 2 का सवाल है, जो आपके पेपर 1 आईसीटी के अंदर पूछ लिया गया है। तो इस बार आईसीटी का लेवल अप हुआ है, धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। तो देखो, डेटा लिंक लेयर लिखा है, फिजिकल लेयर लिखा है, नेटवर्क लिखा है, प्रेजेंटेशन लिखा है, एप्लीकेशन लिखा है। सबसे पहले आपकी फिजिकल लेयर आती है, फिर आपकी डेटा लिंक लेयर आएगी, देन आप लोगों की नेटवर्क लेयर आएगी, फिर आप लोगों की जो है प्रेजेंटेशन लेयर आएगी, और उसके बाद में जो है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर आएगी। 2 लेयर्स इसमें गिवन नहीं है, बट अगर फिर भी इनको सीक्वेंस में सेट करना हो तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाना चाहिए, राइट। हम इसे भी पढ़ेंगे 9 PM वाले सीरीज में, इसे भी मैं डिस्कस करूंगी आने वाले समय में, तो आपको जो है वो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जैसा मैंने बोला, बस आज यूनिट और टॉपिक के नेम नोट करते जाओ। जो टॉपिक पढ़ा है उसके तो आंसर हमको आने चाहिए, और जो टॉपिक अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत जल्दी वो टॉपिक भी ले आऊंगी इसी 9 PM वाली हमारी फ्री क्लास में। देन देखिएगा नेक्स्ट सवाल जो है वो आप लोग देख सकते हो कि आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 के टॉपिक रिसर्च से आया है, और रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर ये जो टॉपिक है ये है आपका रेशियो स्केल। क्या है जी? रेशियो स्केल। तो टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है आप लोगों का मेजरमेंट स्केल्स। टॉपिक कौन सा है आपका? मेजरमेंट स्केल्स, राइट, मेजरमेंट स्केल्स। अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में ना आपको और क्या कुछ नहीं बताना था, आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ रेशियो स्केल के अंदर जो आप लोगों की प्रॉपर्टीज होती है ना, वो आपको यहां पर बतानी थी। तो आप जानते ही हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना रेशियो स्केल के पास, एक ऐसी चीज जो इस स्केल के पास होती है जो और किसी के पास में नहीं होती है, वो क्या होता है कि इसके पास में मैम ओरिजिन होता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते थे तो आपको पता था कि ऑप्शन नंबर सी तो 100% हमारे आंसर में होगा ही होगा, यानी कि आप लोग चॉइस एलिमिनेशन करके ऑप्शन नंबर बी को तो खराब कर दीजिए, क्योंकि इसमें सी जो है वो है ही नहीं। देखो, इधर भी सी है, इधर भी सी है, और इधर भी सी है। रेशियो स्केल के पास ओरिजिन होता है, ट्रू जीरो वैल्यू होती है। इट हैज इक्वल इंटरवल प्रॉपर्टीज, इट इज यूजफुल device in accessing quality and values. Numerals have the qualities of real number and can be added and subtracted. It uses non-parametrical statistical techniques. कौन बताएगा भाई, क्या आपका रेशियो स्केल नॉन पैरामेट्रिक में लगता था कि पैरामेट्रिक में लगता था? बाय चॉइस एलिमिनेशन मैम ई ऑप्शन तो 100% हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पैरामेट्रिक में लगता था। और देखो, वैसे भी ई को हम कैंसिल कर चुके हैं। अब बारी आ जाती है कि आखिर ए बी सी होगा कि आपका डी होगा, क्या होगा? हाँ बिल्कुल मेघना, अलग से कर लेंगे अपन, ठीक है ना। आईसीटी के सब फुल फॉर्म्स का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आईसीटी की प्लेलिस्ट में, वो जाके आप देख सकते हो, है ना। बाकी मैं आपके लिए रिवीजन करवा दूंगी। देखो, जो आप सभी लोगों की रेशियो स्केल होती है ना, वो आप लोगों की लास्ट स्केल होती है। मैंने इसे याद करने का तरीका भी बताया था, नो IR के नाम से। सबसे एंड में आती है आपकी रेशियो स्केल, तो इसके अंदर इनकी सबकी प्रॉपर्टीज होती है। पर जो रेशियो स्केल होता है वो हम लोगों को बस इतना याद रखना है कि आपके लिए क्या नहीं करता है, क्वालिटी पे नहीं काम करता है, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बाकी आपके सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेरी गुड। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया, जिनको भी आता था बहुत बढ़िया बात है, जिनको भी नहीं आता था ये टॉपिक, कोई बात नहीं है, टॉपिक नोट डाउन कर लो। 9 PM वाली सीरीज में इसे भी हमें रिवाइज करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। देखो, अभी वो फुल फॉर्म की बात कर रहे थे और अभी यहाँ पर देख लो आपके इंटरनेट से रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए हैं। अगर आप सभी लोगों ने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस देखा है तो आईसीटी के अंदर ना एक टॉपिक है आप लोगों के पास में जिसका नाम है इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म्स। ऐसा करके जो है वो आप लोगों के पास में एक टॉपिक गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब अगर यहाँ पर नोटिस करो तो आपके पास FTP है, पिंग है, HTML है और HTTP है। तो ये आप सब जानते हैं कि इनकी फुल फॉर्म्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इनका क्या काम होता है ये भी आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मैम प्लीज
SOIT ऑफिसर के लिए भी लेक्चर शुरू कर दीजिए। अरे बेटा नेट ही पढ़ा लेने दे, अभी तो रुक जा। तो देखो FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। HTTP का मतलब, HTML का मतलब होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? मैंने क्या फुल फॉर्म बता दी? गलत बता दी क्या? क्या फुल फॉर्म होती है HTTP की? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहां पर देखो क्या बात हो रही है। हम जानते हैं कि FTP प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फाइल्स को इंटरनेट पर हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपका FTP काम आता है, ठीक है। HTML जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेजेस बनाने के काम में आती है। HTTP प्रोटोकॉल जो होता है वो आपका एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जब भी हम इंटरनेट की दुनिया में, www की दुनिया में डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं तो जो प्रोटोकॉल काम आता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल। और अगर बात करूं पिंग की, तो पिंग का मतलब होता है क्या हम नेटवर्क से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? पिंग करते हैं। यहां से आप पिंग मैसेज भेजते हो तो वहां से अगर रिटर्न आया तो इसका मतलब यस आप नेटवर्क से जुड़े हो। Used to create the hypertext document for the use of web, a message sent to check if the server is running or not, a set of rules in exchange documents for the web, program that enables user to transfer files from one computer to another computer। अगर मतलब पता है तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। हम जानते हैं कि ए का हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4। पिंग जो होता है वो मैसेज होता है जो कि चेक करता है कि भाई हम इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं, सर्वर से कनेक्टेड है या नहीं है। HTML जो होता है हम लोगों के हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। और HTTP प्रोटोकॉल जो है वो एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो डॉक्यूमेंट्स को वेब पर एक्सचेंज करने के काम में आता है, ठीक है। कितने बच्चे थे जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया था? चलो बढ़िया बात, जिन्होंने सही आंसर दिया बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो ट्रायंगुलेशन मेथड होता है हमारे रिसर्च के अंदर उसका क्या मतलब होता है। अब ये आ गया भैया ट्रायंगुलेशन मेथड के ऊपर। जो रिसर्च की हमारी मेथडोलॉजी होती है उसमें ट्रायंगुलेशन का क्या मतलब है ये वो पूछ रहा है। देखो ट्रायंगुलेशन आप कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। ट्रायंगुलेशन मेथड का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा मैकेनिज्म्स हम लोग यूज करते हैं हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर, तब हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलेशन मेथड बोलते हैं। कोई भी एक तरीके से हम नहीं रिसर्च कंडक्ट करते हैं, मल्टीपल वेज में करते हैं। यूजुअली ये जो होता है ये आपका क्या करता है, ये आप लोगों का मिक्स्ड अप्रोचेस के अंदर काम करता है। तो आप लोगों की क्वांटिटेटिव अप्रोचेस और आप लोगों के क्वालिटेटिव अप्रोचेस दोनों का ही क्या होता है? ये मिक्स होता है ट्रायंगुलेशन मेथड। तो ट्रायंगुलेशन मेथड में एक्चुअली में मिक्स्ड मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, मिक्स्ड रिसर्च आप बोल सकते हो इसको। टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर रिसर्च मेथडोलॉजी के टाइप्स के ऊपर आया हुआ है, ठीक है जी। अगला सवाल देखें। अगला सवाल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मैं हर बार बोलती हूँ, ये हर बैच को बोलती हूँ। ये टॉपिक है आप लोगों का साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। किसके ऊपर? साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो यहां पर जो है वो आप लोगों से थ्रेड्स के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। किसके ऊपर? थ्रेड्स के ऊपर, साइबर थ्रेड्स। आपके पास में जो है वो एक फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है। डैश अलाउज अ यूजर टू शेयर आइडियाज, एक्टिविटीज, इवेंट्स एंड इंटरेस्ट अमंग द पीपल। एडवेयर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, कुकीज या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बोल सकते हो आप। इसमें बहुत सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है, थ्रेट से रिलेटेड भी है। बहुत ही सिंपल है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका।
क्या करोगे इसका आंसर? बी, वेरी गुड मैम। जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो जाए, चाहे वो आपका क्या हो जाए, फेसबुक हो जाए, ट्विटर हो जाए, ये सारे के सारे जो है वो क्या करते हैं, सारे के सारे जो है वो हमको हमारे आइडियाज एक्सचेंज करने के, हमारी ओपिनियन, जो भी हम लोग बात करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर डालने के काम में आते हैं, राइट? अब अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा भी आपके पास में यहाँ पर ना 3 अलग अलग ऑप्शंस गिवन थे, एडवेयर, कुकीज और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड आपको क्या होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है। सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है। कुकीज का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कुकीज? कुकीज जो होती है वो आप लोगों की ऐसे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके क्लाइंट के ऊपर रिसाइड करते हैं, सर्वर बना के देता है। जब आप पहली बार किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो वो वेबसाइट आपका जान पहचान, आपका आइडेंटिटी कार्ड बना लेती है कि अगली बार आप जब उस पर जाओ तो आपको बार बार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत ना, आपका आईडी कार्ड बना देती है। वो मेंबरशिप कार्ड होता है ना, बिल्कुल वैसा। तो बनाता तो सर्वर है, पर वो रहता कहाँ पर है? क्लाइंट मशीन के साथ में। जब वापस आते हो आप अपने क्लाइंट मशीन पे तो वो भी वापस आ जाता है आपके साथ में और क्लाइंट मशीन पर ही रहता है। एडवेयर जो है वो आपके साइबर थ्रेड्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं ये टर्मिनोलॉजीज। एडवेयर मतलब होता है एड बार बार आते हैं। आपने नोटिस किया होगा ना, जैसे अभी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब बार बार में ऐड देता है, पॉपअप करता है। तो ये जो होता है ये एड्स बीच बीच में दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये जो एड्स होते हैं, ये पॉपअप विंडो जो होती है आपके पास में, इसमें बहुत सारे लिंक्स लगे हुए हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप इस पर लिंक पर क्लिक करके किसी और वेबसाइट पर पहुंच जाइए। इसे हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं? इसे हम डिनोट कर सकते हैं एडवेयर से। ट्रायंगुलेशन वाले का आंसर होगा मिक्स्ड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के इस बारी के एग्जाम के अंदर पूछा गया था वो था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर सवाल। तो यूनिट का नाम लिखिएगा आईसीटी, टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और उसमें हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपके पास में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, तो अगर आप लोगों का ये यूजर डिपार्टमेंट है तो यूजर के ऊपर जो है वो आप लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर लगा हुआ होता है, फिर उसके ऊपर आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है, एंड देन आप लोगों के पास में आपका हार्डवेयर होता है। यूजर को डायरेक्टली हार्डवेयर से काम होता है, पर हम डायरेक्टली तो इससे बात कर नहीं सकते हैं। प्रिंटर को थोड़ी ना बोल सकते कि भाई 2 प्रिंट निकाल दे, नहीं, कमांड देनी पड़ती है। तो हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम बात करते हैं, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर हमारे पास में एक एप्लीकेशन होती है जो उस प्रोग्राम को रन करती है, उस हार्डवेयर को रन करने का काम करती होगी, राइट? एंड फिर फाइनली हमारे पास में हार्डवेयर होता है जिस पर काम होती है। तो अलग अलग एप्लीकेशन, कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर होते हैं, ये अलग अलग एप्लीकेशन के लिए बनाए हुए होते हैं, अलग अलग यूज के लिए बनाए हुए होते हैं। उनके एग्जाम्पल्स गिवन थे और आपको बताना था। देखो यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हम सब लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है 100%, यानी सी आंसर में आना चाहिए था। अगेन मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ऑप्शन नंबर 3 को डिलीट करूंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि हो जाए। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, अपाचे का ओपन ऑफिस है और एप्पल आईओएस है। नाम से ही समझ में आ रहा है, आईओएस आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी ई भी देखिए मैम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब बात आती है, एक आपका अपाचे का ओपन ऑफिस है जो भी यस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स, दोनों के दोनों या तो आंसर में होने चाहिए थे या आंसर में नहीं होने चाहिए थे। दोनों की दोनों ही सेम ही बात है, दोनों के दोनों सेम ही बात है। होते क्या है ये बताओ मुझे, ये सर्च इंजन है, ये वेब ब्राउजर्स हैं? बोलो भाई, क्या है ये, सर्च इंजन है कि वेब ब्राउजर्स है? ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ चलो ऑपरेटिंग सिस्टम तो है एप्पल आईओएस। बताओ मुझे, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो अभी एक्सपायर भी हो गए हैं, अब तो नो मोर इन यूज है, ये ब्राउजर है, ठीक है जी।
तो दोनों ही आंसर में होंगे या दोनों ही नहीं होंगे? तो वेब ब्राउजर भी एक प्रकार का क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम ही होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है, दोनों ही आंसर में आएंगे। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ए बी सी। हाँ, जैसे मैं बोलती हूँ कि बार बार स्पैम मत करो, ब्लॉक हो जाओगे, बिल्कुल वैसे ही। यस, राइट। तो ये जो आपका फिशिंग होता है, ये क्या करता है? फिशिंग का मतलब ये होता है कि ये जाल में फंसाता है मछली को। तो स्कैम इन विच अ प्रीपेडर सेंड्स एन ऑफिशियल लुकिंग ईमेल, जो कि बिल्कुल ऐसे लगेगा ऑफिशियल है, बट एक्चुअली में क्या होता है? उसमें गड़बड़ घोटाला होता है। फिशिंग यूजुअली ईमेल के थ्रू ही होती है। तो सी का क्या होना चाहिए था? 2। अब सी का 2 यहीं हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा निकल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। यस, हमारी क्लास रोज 9 PM होती है, डेली 9 PM। राइट, आगे भी देख लो। वॉर्म, वॉर्म की फुल फॉर्म क्या होती है? वॉर्म की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मेनी। एक बार लिखो, बार बार पढ़ो। जैसे आप नोट्स बनाते हो ना, एक बार बनाते हो, बार बार पढ़ते हो, बिल्कुल वैसे ही। तो वॉर्म्स जो हैं वो इस टाइप के आपके मैलवेयर्स होते हैं जो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर करके बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं और आपकी पूरी बैंडविड्थ कंज्यूम कर लेते हैं। ये होते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स और वायरस थोड़े थोड़े सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं। बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो वायरस है ना वो डीएक्टिवेटेड रहता है, पर जैसे ही जिस फाइल पर वायरस लगा है, अगर आपने उस पर एक्टिविटी करी तो वायरस भी एक्टिव हो जाता है। इसको किसी और की जरूरत होता है एक्टिव होने के लिए, पैरासाइट की जैसे काम करता है। वॉर्म्स जो है वो पैरासाइट नहीं होते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी और दूसरी एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती, खुद ही एक्टिव होते हैं। तो ये ज्यादा खतरनाक। Which one of the following is an independently malicious program that propagates itself across a network by exploiting security flaws in the widely used network? दो कीवर्ड जो है वो इसमें आप लोगों को देखने मिल रहे हैं। दो कीवर्ड, दोनों कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हैं। दोनों कीवर्ड जो है वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं इसमें। अगर आप लोग ध्यान से देखो, थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखोगे तो दिख जाएंगे। देखो, मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो लिखा हुआ है लॉजिक बॉम्ब। ये जो लॉजिक बॉम्ब होता है ना, ये बिल्कुल टाइम बॉम्ब जैसा होता है। जैसे टाइम बॉम्ब होता है ना कि उसके अंदर हम लोग जो है वो मैं एक टाइमर सेट करते हैं, जैसे ही वो टाइम अप होता है ब्लास्ट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर की दुनिया के अंदर इमेजिन करिएगा कि मैं आपके सिस्टम के ऊपर एक सिस्टम क्लॉक को अलाइन करके, या किसी भी आपके सिस्टम के अंदर कोई भी जो लॉजिक होता है, लॉजिक मतलब कोई भी एक्शन, सीक्वेंस ऑफ एक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपने इस फोल्डर को ओपन किया तो इस फाइल पर 4 बार आपने क्लिक किया, तो इस तरीके से कोई एक लॉजिक सेट कर दूं, जैसे ही वो लॉजिक फुलफिल होगा ब्लास्ट हो जाएगा। कोई भी जो मैलिशियस कोड है ना वो अपने आप को रन करेगा, और रन करने के बाद में आपकी पूरे सिस्टम को क्या कर सकता है? करप्ट कर सकता है। दैट इज लॉजिक बॉम्ब। अगर अब आप लोगों को याद हो तो जो लॉजिक बॉम्ब है वो आपके कंप्यूटर में कैसे आते हैं, कौन लेके आता है? तो ये लेके आते थे ट्रोजन्स, याद है क्या? ये कौन लेके आता था? ट्रोजन हॉर्सेस लेके आते थे। ये जो ट्रोजन हॉर्सेस हैं ये आपके सिस्टम में क्या क्रिएट करते थे? ये आपके सिस्टम में जो है वो बैकडोर्स क्रिएट करते हैं। क्या करते थे? बैकडोर क्रिएट करते थे। याद है क्या? ये सारी टॉपिक याद है क्या? कल सुबह 7 AM मैं आप लोगों के लिए जो है वो यही लेके आ रही हूँ। सारे के सारे डिजिटल हाइजीन, साइबर थ्रेट से रिलेटेड जो सारे के सारे क्वेश्चंस है ना वो कल करेंगे, तो उसमें काम आएंगे आपके सारी चीजें। तो ये हो गया आपका ट्रोजन हॉर्सेस, जो बिल्कुल लेजिटिमेट लगते हैं, ओरिजिनल लगते हैं, पर होते नहीं है, बैकडोर्स क्रिएट करते हैं सिस्टम के अंदर। देन आता है कंप्यूटर का वायरस और कंप्यूटर के वॉर्म्स। अगर मैं बात करूं तो वॉर्म मतलब क्या होता है? वॉर्म मतलब होता है मैम राइट वंस एंड रीड मेनी। ये जो होते हैं ना, ये होते हैं शाणे बच्चे। ये ऐसे शाणे होते हैं कि ये ट्रैफिक के थ्रू आपके सिस्टम में आते हैं, आपकी पूरी बैंडविड्थ को क्या करते हैं? पूरी की पूरी आप लोगों की बैंडविड्थ को कंज्यूम कर लेते हैं, अपने आप को इतनी जल्दी सेल्फ प्रोपोगेट करते हैं, सेल्फ रिप्रोड्यूस कर लेते हैं अपने आप को, कि ये नंबर्स में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और दूसरी इनकी खास बात ये है कि ये सारा काम तो वायरस भी कर सकता है। वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज जो वायरस होता है वो भी ये काम कर सकता है, बट वायरसेस जो होते हैं ना वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब
कि मैम ये किसी दूसरी जो है वो बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जब वो एक्टिविटी होगी तभी वायरस ट्रिगर होंगे। वॉर्म्स के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो हमें क्या करेक्ट आंसर चूज करके आना था, हमें जो है वो कंप्यूटर वॉर्म चूज करके आना था। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़नी होती है। कहा गया है कि एक आदमी है जो 12 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। अब ये साउथ डायरेक्शन बनाने के लिए ना हमारे पास में एक ट्रिक थी। बचपन में हमारे पास में एक स्पोर्ट्स चैनल आता था जिसका नाम था ESPN। तो हम लोग एकदम क्या चलेंगे, हम लोग एकदम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ESP मतलब होता है पश्चिम को इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं, और N। तो ये ESPN जो है वो आप लोग लिख दो, तो आप लोगों के सारे डायरेक्शन जो है वो आपको पता लग जाएंगे। तो ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया और नॉर्थ हो गया। पहले तो आप ये बनाइए। फिर आपसे कह रहा है कि एक आदमी है जो 12 किलोमीटर साउथ की तरफ चला। तो चलिए इसको साउथ की तरफ चला देते हैं। मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर उसने 12 किलोमीटर साउथ की तरफ चला। देन जो है वो 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चला। अब टुवर्ड्स और नॉर्थ चला होगा तो जाहिर सी बात है कि यहीं से वापस गया होगा 7 किलोमीटर। जब यहाँ से 12 आया था 7, तो ये कितना बच गया, ये मैम 5 किलोमीटर बच गया। अभी भी वो अपनी जगह से 5 किलोमीटर साउथ दिख रहा है। फ्रॉम हेयर ही वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। अब अगर ये इस डायरेक्शन में देख रहा है तो लेफ्ट जो है वो इसका ये वाला डायरेक्शन होगा। तो ये 5 किलोमीटर जो है वो वेस्ट की तरफ चलेगा। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन द मैन इज फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन। तो ये जो है देखो 5 है, ये जो है ये भी 5 है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी निकालना है। तो वो जो है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। हमारे पास में बेस है, हमारे पास में परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस हम लोगों को निकालना है। तो जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। थोड़ा बचपन में हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो आप लोगों के पास में हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 25। तो ये हो गया 50। तो आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ गया। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, √50 हो जाएगा। अब हम √50 को कैसे लिख सकते हैं, तोड़ लीजिए। √50 को तोड़िए, ऑप्शन में देखो ना क्या क्या लिखा हुआ है। 5 किलोमीटर तो ऑब्वियस सी बात है नहीं आ सकता है आंसर। आंसर क्या आएगा, 5√2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि आप इसको देखो, जब इसे आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 10। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 2 5 है तो इनमें से एक बाहर आ जाएगा 5√2। ठीक है, एकदम बेसिक्स करके दिखा दिया मैंने आपको। तो ये आ गया आपका 5√2। अब बात आती है कि हम किस डायरेक्शन में है। तो ये मैन है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो ये कहाँ है, ये यहाँ पर कहीं पर है। तो ये कहां पर है, ये है आपका साउथ वेस्ट के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5√2 साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है विद रेफरेंस टू द डिजिटल कम्युनिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंप्लेक्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। 3 होते हैं, सिंप्लेक्स, फिर एक होता है ड्यूप्लेक्स। और ड्यूप्लेक्स में क्या क्या होता है, एक होता है हाफ और एक होता है फुल। ठीक है ना। सिंप्लेक्स मतलब होता है जब कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही तरफ हो, है ना, एक ही, मतलब वन वे ही हो। जैसे कि आपका टीवी का रिमोट और टीवी, जैसे कि एसी का रिमोट और एसी, वन वे कम्युनिकेशन है ना, सिर्फ एक ही तरफा है। आप रिमोट से एसी चला सकते हो। किसी दिन अगर एसी ने रिमोट चला दिया तो बैंड बज जाएगी, सब घर छोड़ के भाग जाओगे कि मैम भूत आ गया, भूत आ गया। तो वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। अब ड्यूप्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो जब कम्युनिकेशन कैसा हो, जब कम्युनिकेशन 2 वे हो। समझ रहे हो, इधर से इधर भी जाए और इधर से इधर भी जाए, दोनों वे हो। हाफ का मतलब होता है जब 2 वे कम्युनिकेशन हो बट 1 एट अ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी जिसको आप बोलते हो, या ब्लूटूथ, वो भी तो ऐसा ही होता है ना कि आप एक ही बार में एक सेंडर से एक रिसीवर तक मैसेज भेज रहे होते हो। 2 वे नहीं होता है वो, एट अ टाइम। फुल मतलब होता है फुल, मस्त, हेलो, उधर से भी हेलो, इधर से तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती, अभी बता, अभी नहीं तुरंत बता, वो भी उधर से बता रही है। तो वो वाला जो कम्युनिकेशन है दैट इज फुल ड्यूप्लेक्स। अब तो नहीं भूलोगे। रेडियो कम्युनिकेशन है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है, कंप्यूटर टू प्रिंटर है, कीबोर्ड टू कंप्यूटर है और वॉकी टॉकी है। जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी और डी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि मैं सिंप्लेक्स, मैं सिंप्लेक्स।
कंप्यूटर से प्रिंटर का, क्योंकि कंप्यूटर से ही प्रिंटर चल सकता है, प्रिंटर से कंप्यूटर नहीं चलेगा। कीबोर्ड से कंप्यूटर, ऑब्वियसली कंप्यूटर से कीबोर्ड नहीं चलेगा। जिस दिन चल गया मैंने बता रही हूँ बैंड बज जाएगी डर के मारे। तो सी और डी तो 100% आंसर में होने चाहिए थे। हटाइए हटाइए हटाइए, चूज करिए। डन। जैसे इस क्वेश्चन में देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपको ये बताना है कि जो इंटरवल स्केल है उससे कौन कौन से वेरिएबल एसोसिएटेड है। टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड है। यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट के अंदर हमारे पास में जो है वो मेजरमेंट स्केल्स करके एक टॉपिक आता है डेटा कलेक्शन के बाद में। ये जो मेजरमेंट कलेक्शंस होते हैं ना, मेजरमेंट स्केल्स होते हैं, ये हमारे पास में 4 प्राइमरी स्केल्स होती है जो कि हम लोग पढ़ते हैं एज नो, आई एंड आर। इसी तरीके से मैंने इसे याद करवाया आपको। नो का मतलब होता है नॉमिनल, ओ का मतलब होता है ऑर्डिनल, आई का मतलब होता है इंटरवल और आर का मतलब होता है रेशो। जिसमें सबसे छोटी स्केल नॉमिनल स्केल होती है और सबसे बड़ी स्केल रेशो स्केल मानी जाती है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमेशा आपने सुना होगा बचपन से मम्मी पापा कह के जाते हैं कि बेटा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। उनका मतलब ये होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन को रीड करते हैं, उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड यूनिट, टॉपिक और उस टॉपिक से रिलेटेड आपने जो भी पढ़ाई करी वो पूरा का पूरा आपके दिमाग में छा जाना चाहिए। आपके दिमाग में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आज तक आपने चीजें सुनी है सब दिमाग में आ जानी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में मैंने पढ़ा इंटरवल स्केल के बारे में सवाल आया, तो मैंने देखा कि रिसर्च एप्टीट्यूड और ऐसे हायर की, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है जैसे कंप्यूटर मेमोरी पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही है, हायरकी में रखी हुई है। तो सबसे ऊपर वाली मेमोरी में भाई ठीक है एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड है, उसमें मेजरमेंट स्केल है, वो डेटा कलेक्शन के बाद पढ़ा था। मेजरमेंट स्केल में नो आई आर पढ़ा था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। नॉमिनल स्केल जिसके अंदर कैटेगराइजेशन करते हैं, ऑर्डिनल जिसमें रैंकिंग करते हैं, इंटरवल जिसमें दो लोगों के बीच का मीडियन निकालते हैं, एंड देन हम लोगों ने पढ़ा था रेशो स्केल जो सबसे बड़ी होती है, जिसमें एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये सब हमने याद किया। अब उसके बाद में देखो टाइम ऑफ डे इन 24 आवर फॉर्मेट, डेट ऑफ बर्थ, वेट, हाइट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। ये सब एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हुए। अब आपको यहाँ पे पिक करना है कि इंटरवल स्केल में क्या क्या हो सकता है। जब हम लोग इंटरवल स्केल की बात करते हैं तो पहले तो पहचानिए कि इंटरवल और रेशियो स्केल जो है वो नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स पे लगती है। पहली बात तो नॉन पैरामेट्रिक स्केल्स है ना ये। इंटरवल स्केल के अंदर हम लोग दो वैल्यूज के बीच का जो वैल्यू होता है ना, दो वैल्यूज के बीच का जो इंटरवल होता है, दो कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज के बीच का जो आपका डिफरेंस होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इसका नाम इंटरवल रखा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेट, हाइट या डेट ऑफ बर्थ या फिर टाइम ऑफ डे 24 फॉर्मेट के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 6:30 बजे है तो वो हम ऐसा 16:30 लिखते हैं ना, वैसा वो 24 आवर वाला फॉर्मेट है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मैम जिसमें जीरो वाला कैलकुलेशन है, जिसमें एब्सोल्यूट जीरो वाली चीजें होती है, वो तो हमारी रेशियो स्केल होती है। और रेशियो स्केल की वैल्यू जो है वो ऊपर तो जा नहीं सकते, ऊपर से वैल्यू नीचे आ सकती है, नीचे से ऊपर जा नहीं सकते। तो क्या यहाँ पर वेट और हाइट इन सब के ऊपर, यस वेरी गुड वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे जो इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कि मैम वेट और हाइट जो है उसका यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम वो जीरो से लेके जाएंगे और जीरो इंटरवल के पास में होता ही नहीं है। जीरो किसके पास होता है? रेशो। तो चॉइस हमने एलिमिनेट कर दी, हाइट भी नहीं आ सकता, आपका वेट भी नहीं आ सकता, चॉइस एलिमिनेट, बाकी दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे? इंटरवल स्केल हो जाएंगे। अब जो चीजें नॉमिनल स्केल में आती है, जो ऑर्डिनल स्केल में आती है, वो भी इंटरवल में आ सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने नो आई आर पढ़ा था मैम, तो हम लोगों ने सीख लिया था ये चीज कि इट्स लाइक दिस, नो तो इस तरीके से जो है वो हमारा रिलेशनशिप चलता है। नॉमिनल के बाहर ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के बाहर इंटरवल, इंटरवल के बाहर रेशो। सबसे बड़ी रेशो स्केल है, रेशो के पास में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज है, बट जो नॉमिनल स्केल है उसके बारे में जो है वो ऑर्डिनल के पास में तो है, पर इसके अलावा भी और चीजें हैं। सो ऑर्डिनल प्लस समथिंग इज इंटरवल, इंटरवल प्लस समथिंग इज रेशो, सबसे बड़ी इज रेशो स्केल। डन? समझ में आया क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, कौन सा जीरो वैल्यू होता है, कैसा होता है? ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि नॉमिनल स्केल में क्या आएगा, तो नॉमिनल स्केल के अंदर मैम वो जो कैटेगरीज हम लोग बांटते हैं, कैटेगराइजेशन जो है वो हम लोग करते हैं, वो होता है।
ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम लोग दो चीजों के बीच में रैंकिंग लगाने की बात करते हैं। यहाँ पर हम दोनों कॉन्सिक्यूटिव सेट वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकालने की बात करते हैं, और यहाँ पर तो हमारे पास में 0 वैल्यू आ जाती है। अच्छा, अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं कि यहाँ पर मोड फंक्शन जो है वो कहां पर एग्जिस्ट करता है, तो क्या बताओगे मुझे? मोड, मैम देखिए मोड जो है वो नॉमिनल स्केल के अंदर लगाते हैं। अगर मैं इसी तरीके से आपको बोलूं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो आप कहां लगाते हो, तो आप लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेशियो स्केल में लगा सकते हो। अच्छा, ऐसे ही मुझे बताओ कि मीन कहां पर लग सकता है और मीडियन कहां पर लग सकता है। मीन और मीडियन कहां लग सकता है ये भी बताना है आपको। बताओ। देखिए मैम, ऑर्डिनल स्केल के अंदर जो है वो आप मीडियन लगा दीजिए, और जो इंटरवल स्केल है उसमें आप मीन लगा दीजिए। डन। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर 2025 में बहुत सारे सवाल बने थे, 2024 में इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर बहुत सारे सवाल बने थे। मेजरमेंट स्केल में ना सिर्फ ये वाली मेजरमेंट स्केल नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, एटीट्यूडनल स्केल पर भी सवाल बनते हैं। ठीक है जी, लिकर्ट स्केल, थ्रस्टोन स्केल, है ना, गटमैन स्केल, ये सारे भी पढ़ने हैं हमको, है ना। इन सब टॉपिक्स को भी रिवाइज करना है, एक एक करके मैं उनके भी क्वेश्चंस कराऊंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, अगेन एक और डिफिकल्ट टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अदिति मैम की क्लास में आपको सिंपल सिंपल अच्छी अच्छी चीजें जस्ट बिकॉज आपको मजा आए वो नहीं है, मजा आना चाहिए डिफिकल्ट चीजों को सीखकर। तो पहले मैंने आपको सिखाया मेजरमेंट स्केल का क्वेश्चन आएगा तो कैसे हैंडल करोगे। वैसे ही जो ये वाला टॉपिक है ये भी बहुत सारे बच्चों की बैंड हो जाता है। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेफिनेशन की मैं बात करूं तो आपके पास में जो है वो स्टिपुलेटिव है, लेक्सिकल है, प्रिसाइजिंग है और थ्योरेटिकल है। आपको यहाँ पर मैच करना है इन सबको। सबसे पहले तो आप एक बार इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए, बट मैं जरूर बोलूंगी एक बार सारे हमारे हिंदी वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार इसको हिंदी में भी रीड करिए आप। बताइए। देखो, स्टिपुलेटिव, लेक्सिकल, प्रिसाइजिंग और सैद्धांतिक, थियोरेटिकल की बात हो रही। थियोरेटिकल जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे तथ्यों को, फैक्ट्स को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। प्रीसाइजिंग क्या होता है, प्रीसाइजिंग जिसके अंदर हम लोग टू द पॉइंट बोलने की बात करते हैं, है ना। लेक्सिकल जिसके अंदर हम लोग लेक्स को डिस्क्राइब करते हैं, एज इट इज लिटरल मीनिंग हम लोग जब बता रहे होते हैं। और स्टिपुलेटिव होती है जब भी मेरे पास में कोई एक नई डेफिनेशन आनी है, कोई भी एक नया वर्ड है, उस नया वर्ड का जो डेफिनेशन है वो मुझे देना होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को वही मैच द कॉलम करना था। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। सो दिव्या, वैभव, है ना, महफूजा, अनीशा, रीवा, जानवी, प्रिया, आंचल, बहुत ही बढ़िया, सारे के सारों ने ही करेक्ट आंसर दिया, विच इज वेरी वेरी नाइस। मैं अमेज्ड हूँ कि कैसे हमको आता है ये, बट बहुत बढ़िया बात है। तो आप लोगों से बोल रहा है कि नाइदर एक्यूरेट है, नॉन इनएक्यूरेट है, नई डेफिनेशन है, रैंडम चीजें हैं। It reports the meaning of the definition, it encapsulates the larger understanding of the theory. They are used to eliminate the ambiguity. Ambiguity हम किस में रिमूव करते हैं, precise, to the point, clear, एकदम पिक्चर रख के। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरी की बात हो रही है तो हम थियोरेटिकल की बात कर रहे हैं, और आप लोगों के मीनिंग ऑफ द जो कि आप लोगों का लिटरल्स है ना, डेफिनेम जो है उसे हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। सिंपल। ठीक है, अगर अब आप यहाँ पर चाहते तो आप क्या कर सकते थे, सीधा सीधा चॉइस एलिमिनेशन कर सकते थे। ठीक है ना, चॉइस एलिमिनेशन आप कर सकते थे। कैसे? आप सिर्फ स्टिपुलेटिव भी सही चूज कर लेते तो भी ये क्वेश्चन खत्म था। अगेन वही वाला टॉपिक कि एक से ही होगा। मैम आपसे ही पढ़ा है ये, आपने ही कराया है, सारे कीवर्ड याद। चलो बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छी बात है ये तो। अगला सवाल देखो। अब अगला सवाल जो मैं टॉपिक से लेके आई हूं, अगेन ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे पता है कम प्रैक्टिस करते हो आप लोग। देखो यहां पर आप लोगों से बोल रहा है कि जो आपका एपीए स्टाइल है, एपीए स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन,
जब हम लोग रेफरेंसिंग पढ़ते हैं तो वहां पर हम ये चीजें सीखते हैं। रेफरेंसिंग के अंदर, रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर जब हम लोग रेफरेंसिंग टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो वहां पर हम लोग ये सारी चीजें सीखते हैं। एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल, सीजॉस, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, IEEE, है ना, ये सारी AMA, ASA, ये सारे जो रेफरेंसिंग स्टाइल्स हम लोग पढ़ते हैं, तो ये उनकी बात हो रही है। तो यहां पर आपको पूछा जा रहा है, बताइए क्या आता है। नेम ऑफ द जर्नल्स जो कि इटैलिक्स में आएंगे, DOI हो गया, डेट ऑफ इशू, इनिशियल्स ऑफ ऑथर या फिर टाइटल ऑफ आर्टिकल, क्या है जो आपके सबसे पहले आते हैं। आपको यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑर्डर बताना है, कौन सबसे पहले फिर कौन सबसे बाद। देखो ज्यादातर बच्चे जो है वो ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे रहे। पहली बात तो मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पर इन सब में सबसे पहले क्या हमारे ऑथर का नाम नहीं आता है क्या। उसमें भी हम लोग सबसे पहले सरनेम लिखते हैं, फिर मिडिल नेम लिखते हैं और फिर फर्स्ट नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो ऑथर का नेम आता है, उसके बाद में बाकी सारी चीजें आती है। तो क्या यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते, चॉइस एलिमिनेशन लगाते तो हमारा आंसर नहीं निकल जाता क्या। मैं ये कह रही हूँ कि ये टॉपिक पढ़ के हमको ऐसा लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, बट अगर हम थोड़ा सा टॉपिक पर जाएं, क्वेश्चंस पे, ऑप्शंस पे जाएं, मैं ये कह रही हूँ कि आपको कुछ नहीं भी आता है, बस इतना भी बेसिक कभी आपने क्लास में पढ़ा था तो हो जाएगा। जरूरी नहीं आपको ये टॉपिक इन डेप्थ आता हो, बट अगर बेसिक भी आता था तो हो जाएगा। चलो अब ये तो हो गया लेवल 1, बट ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है ना जो हमको इन डेप्थ पढ़ा है, इन डेप्थ आना चाहिए। और अगर अभी अब तक आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, 500 घंटे है ना, अभी पढ़ लो, बोलो देखो। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इनिशियल्स की बात करते हैं, फिर टाइटल हमारे पास में आता है, उसके बाद में नेम ऑफ जर्नल्स और फिर फाइनली लास्ट में आता है DOI। एक्चुअली में इसके बाद हमारे पास में आता है यूनिट, पेज, राइट। चलो अब मुझे एक बात बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, हम जब APA स्टाइल के अंदर लिखते हैं तो जो पेज नंबर होता है वो हम लोग रेंज वाइज लिखते हैं या एक सिंगल पेज का नंबर लिखते हैं। पेज की रेंज लिखते हैं या सिंगल लिखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का टॉपिक जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रेरी की बात कर रहे हैं। दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी बेसिक बट येट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर आई टेल यू दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग यूनिट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग यूनिट के अंदर हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ा है, वहां से ये सवाल बना है। और वहां से जब भी सवाल बनता है तो हम लोग तो फटाफट से इस छोटा सा Z बना लेते हैं, हम लोग जो है वो A फिर E फिर I फिर O याद कर लेते हैं। ऊपर की जो दोनों की दुनिया है वो हमारी कॉन्ट्रेरी की दुनिया होती है, नीचे वाली सब कॉन्ट्रेरी होती है। तो ऊपर वालों की बात हो रही है यहाँ पर, यानी A और E की बात हो रही है। A का मतलब होता है मैम ऑल और E का मतलब होता है नो। बस ये सारा माहौल अगर आपने दिमाग में बना लिया था तो आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। दैट्स इट। तो यहाँ कह रहा है ऑल पोएट्स आर ड्रीमर्स, सम पोएट्स आर ड्रीमर्स, सम पोएट्स आर नॉट, नो स्क्वायर आर सर्कल्स, नो पोएट्स आर ड्रीमर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है वो आप लोगों का A और E बन रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप चेंज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये याद रख लेना, ठीक है ना। ऑल और नो चेक करने के चक्कर में A और C जल्दी से कर दिया, बोले मैम मैं जल्दी से सवाल करके आ गया था। जल्दी से तो कर आओगे पर गलत कर आओगे, क्योंकि मैम ऑल और नो हमने पढ़ा, पर ऑल और नो सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट के लिए। तो यहाँ पर स्क्वायर एंड सर्कल्स नहीं, यहाँ पर पोएट्स एंड ड्रीमर्स की बात हो रही है। इतना भी जल्दी नहीं करना है, ठीक है। इतना जल्दी करके फटाफट पेपर करके फटाफट सबमिट करके फटाफट घर पे आके फटाफट मेरे को बता दिया कि मैम हो गया, तो फटाफट हमारा कैंसिल हो जाएगा सिलेक्शन। फटाफट ही होगा, फिर सब फटाफट पिटाई होगी, फिर मैं वही फटाफट निकलूंगी टीवी में से तुम्हारे, वही पिटाई करूंगी कि अगर ऐसी गलतियां करके आए तो। इतना भी फटाफट नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेके आई हूं ना आप लोगों के लिए, जो ट्रिक आपको लोगों को मैंने सिखाई है वो सिखाई है मैंने आपको बायसेस एंड इफेक्ट्स की। रिसर्च के अंदर ये जो टॉपिक होता है आप लोगों का, ये टॉपिक आप लोगों से बात करता है किसके टॉपिक में, जब हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से एरर आ जाते हैं हमारे रिसर्च में। हम ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं
जिसकी वजह से इफेक्ट आता है, ठीक है ना। इनको हम लोग बायस भी बोल सकते हैं। बायस का मतलब होता है सब्जेक्टिव ओपिनियन आ जाना, सब्जेक्टिव ओपिनियन आ जाना। कोई बात नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, बहुत टाइम है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि टेंडेंसी ऑफ रिसर्चर टू सबटली एंड इनएडवर्टेंटली अफेक्ट द बिहेवियर of the participant in a study obscuring the true effect of the independent variable is called what? जब शोधकर्ता अध्ययन के दौरान उनकी जो व्यवहार है उसके अंदर अनजाने वे के अंदर चेंजेस करने के लेके आए तो हम उसे क्या बोलते हैं? जाहिर सी बात है यहां पर शोधकर्ता की बात हो रही है, एक्सपेरिमेंटर की बात हो रही है, तो उसे हम एक्सपेरिमेंटर बायसनेस बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल बायसनेस कौन से टाइप की रिसर्च में सबसे ज्यादा आ सकता है? जो ये सही बताएगा उनका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। कौन से टाइप की रिसर्च में आएगा? नहीं, हॉफथ्रॉन इफेक्ट नहीं हो सकता, यहां पर हॉफथ्रॉन इफेक्ट नहीं होगा। अनइंटेंशनल है ना, अनइंटेंशनल बोल रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज की बात हो रही है। ऐसा हमारे पास में ज्यादातर होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, और इसी वजह से हम लोग जो है इस रिसर्च के अंदर क्या लगाते हैं, हम सभी लोग एक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है ना, जिस टेस्ट के अंदर या एक हम रूल लगाते हैं कि कितना एक्सपेरिमेंटल बायसनेस आया, उसको कितना हमको कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने ये सीखा था मैम कि जो आप लोगों का मैन्युपुलेशन है वही तो मेन चीज होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैन्युपुलेशन। बट मैन्युपुलेशन करते समय कहीं एक्सपेरिमेंटर का बायसनेस ना आ जाए, तो हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक एरर टाइप चेक करते हैं कि भाई कोई एरर तो नहीं आ गया है, एक्सपेरिमेंटर की बायसनेस जबरदस्ती तो नहीं आ गई है टाइप्स। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो वाकई में बहुत सिंपल है ना, वाकई में बहुत सिंपल है। देखो भाई, आप में से जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि मैम हम कहाँ से पढ़े, थ्योरी कहाँ से पढ़े, तो ऐसा नहीं है। जब मैं सुबह क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ तो इससे पहले मैंने इसका थ्योरी भी पढ़ाया होगा, आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट जाके देखो, ठीक है। हाथों में सरसों उगाना, एक कहावत होती है हमारे, हाथ में सरसों नहीं उगती है, खेत में उगती है, तो जाके मेहनत करनी पड़ती है, सब चीजें एक जगह नहीं मिलती है, ठीक है ना। अगर मैं इस क्लास में क्वेश्चंस करा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि थ्योरी तो है ही नहीं हमारे पास में, हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। जिंदगी भर हम जब दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, एक्सक्यूजेस फाइंड करते रहेंगे, तो एक्सक्यूजेस कभी खत्म नहीं होंगे। और सबसे अच्छी पहचान अगर आपको किसी फेल्ड आदमी की करनी है तो आप ये करना कि वो हमेशा दूसरों पे चीजें ब्लेम करने लगता है, चीजें खुद पे ब्लेम करना शुरू करो। मैं कहाँ जाके ढूंढ रहा हूं, मेरे को अगर ऐसा चाहिए कि हर चीज मेरे को हाथ में मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है। आपका सिलेक्शन है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब बच्चे कर रहे हैं, आप बच्चे भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है। रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना है, जेआरएफ अड्डा पे गए, आपने प्लेलिस्ट देखी रिसर्च एप्टीट्यूड की, 200 वीडियोस मिल जाएंगे थ्योरी के। मैं तो कह रही हूँ बड़े बड़े देख लो, मैराथन एटलीस्ट देख लो और उनमें से थ्योरी समझ लो, और बिल्कुल बेसिक से ही है वो। पर आज आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि यार इस क्लास में तो बेसिक्स मैंने पढ़ा ही नहीं तो मेरे को तो आता ही नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। हम इसके थ्रू ये देख सकते हैं कि अच्छा ये टॉपिक है जो ये बोल रही है, ये टॉपिक जाके मैं देख लेता हूँ प्लेलिस्ट में, उसमें बेसिक से ही है और यहाँ पे भी तो हम समझ ही रहे हैं ना। तो देखो, दो तरीके के अप्रोचेस है, थ्योरी से क्वेश्चन की तरफ आ सकते हो या फिर क्वेश्चन से थ्योरी की तरफ जा सकते हो। अब क्योंकि समय कम है तो आप थ्योरी से
क्वेश्चन की तरफ ना जाए, क्वेश्चन से थ्योरी की तरफ जाए। ओके ज्यादा ही है, हाँ देखो 200 से भी ज्यादा वीडियोस है। अब इंसान इतना गला फाड़ फाड़ के पढ़ा चुका है, अब और क्या चाहिए। मेरी किडनी और लंग्स के अलावा बाकी सब डाल दिया मैंने चैनल पे, यही बची है अब। ये तो छोड़ दो, जीना तो है ही ना मुझे। तो जाके देखो, प्लेलिस्ट जाके देखो, और मैं प्रॉमिस करती हूँ हर वीडियो को जितनी बार देखोगे उतनी बार कुछ नया देखने मिलेगा। मैंने सिर्फ इस इंटेंट से कंटेंट बनाया है। कल को जब मैं अगर नहीं भी पढ़ाऊं, छोड़ भी दूं सब कुछ, तो भी मुझे पता है कि इस चैनल पे उतना माल मटेरियल है कि आप लोग सालों तक पढ़ सकते हो, इवन फॉर योर पीएचडी। ठीक है, अपना वो धंधा नहीं है कि बहुत सारे वर्टिकल चल रहे हैं, बहुत सारी कैटेगरी चल रही है, बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं, क्योंकि हमें यूनिकॉर्न कंपनी बनना है तो चलो यूजीसी भी कर दिया। नहीं नहीं, मैं 6 साल से सिर्फ यूजीसी नेट ही कर रही हूं, यही है ओनली पॉइंट। ओनली, मैं और कुछ नहीं करती हूँ, कोई और एग्जाम सर्व नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ यूजीसी करती हूँ, दिन रात 24 घंटे। समझो मेरी बात, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि किसी दिन शायद वो डिफरेंस आप लोगों को दिखने लगेगा। अब देखो क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ द सीपीयू इज मेजर्ड इन व्हाट, storage capacity of data is measured in what, network bandwidth is measured in what, size of the computer monitor is measured in what। बताओ भाई, इंचेस है, हर्ट्ज है, बिट्स पर सेकेंड है और बाइट्स है। अब देखो कमाल की बात ऐसी है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो जब मैं डायमेंशंस की बात करती हूँ तो वहां पर तो इंचेस आ ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों के डायमेंशन जो है ना तो वो फ्रीक्वेंसी है ना तो वो आप लोगों के पास में डेटा है। स्टोरेज कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, स्पीड और सीपीयू की बात करूं तो स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हैं ना मैम, आप कितने इंस्ट्रक्शंस पर यूनिट टाइम एग्जीक्यूट करते हो, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। तो यहाँ पर आ जाएगा हर्ट्ज, यहाँ पर आ जाएगा इंचेस। और ये भी याद रखिएगा कि जो आप लोगों का स्क्रीन होता है ना, उस स्क्रीन के मेजरमेंट जो है वो हमेशा डायगनली किए जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो है ये 85 इंचेस का टीवी है या 89 इंचेस का टीवी है, स्मार्ट बोर्ड है जिस पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो डायगनली मेजर होता है, ऐसे या फिर ऐसे मेजर नहीं होता है, डायगनली मेजर करते हैं हम। हमारे घर पे जो टीवी लगा होता है ना, उसको डायगनली अपन ने मेजर किया हुआ है। देन आपके पास में बात आती है बैंडविड्थ की। तो जो बैंडविड्थ होता है वो होता है कि आपके पास एक चैनल है जिसमें सेंडर और रेसिपिएंट लगे हुए हैं, आप डेटा कम्युनिकेट कर रहे हो, सेंडर डेटा भेज रहा है रेसिपिएंट को। इस रास्ते के दौरान, इस रास्ते पर आपने कितना डेटा डाला है पर यूनिट टाइम, वो कहलाता है आपका बैंडविड्थ। तो बिट्स पर सेकेंड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बिट्स पर सेकेंड, सॉरी स्मॉल बी लिखेंगे, बिट्स पर सेकेंड, बीपीएस। और स्टोरेज कैपेसिटी तो हम जानते हैं कि बाइट्स में होती है। ETAL है, ANTE है, CF है, IBID। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अभी आप बोल रहे थे मैम इतना सारा कैसे याद रखे, चलो मैम मुझे सारा याद नहीं हो रहा, बट चलो क्या मुझे ETAL याद है? कितनी बार तो अदिति मैम ने फालतू फालतू वो ऐसे कॉमेडी वाले एग्जाम्पल्स दिए। ETAL ETC के लिए होता है, तो ETC के लिए होता है तो A का होना चाहिए था 2, अगर A का 2 होना चाहिए तो कट करो कट करो कट करो। लो भाई, लगा नहीं लगा चॉइस एलिमिनेशन? अरे लगा नहीं लगा? अरे बोलो गोलू, अरे गोलू पटेल बोलो। चलो और नहीं मैम, ऐसा होता तो ये तो चलो आप ना अपने क्वेश्चन अपनी मर्जी से सेट करके आए थे सुबह 5 बजे, हम कह रहे और बताओ और बता दो। चलो IBID, ये तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। IBID क्या करता है? IBID जो है वो मैम जस्ट बिफोर वाले को करता है। तो वो क्या करता है? सेम प्लेस को, बिफोर को, कंपेयर को, किसके लिए? अभी CF वाला भी बताया था मैंने, वैसे तो कंपेयर C से भी कर सकते थे, सेम प्लेस के लिए IBID को यूज कर सकते हैं, ANT के लिए बिफोर को यूज कर सकते थे। बोलो, अरे बोलो गोलू। अगला सवाल देखो, अब देखो कंपेयर करो, सेम ट्रिक लगाओ जो मैं बोल रही हूँ, चॉइस एलिमिनेशन लगा रहे हैं ना हम, सेम ट्रिक लगाते। VID है, OPCIT है, ID है, IDEM है, IBID है, the same, the work cited, C refer to, same work cited just above। लो, इतना बेचारे ने डिटेल दे दी, इतनी हिंट दे दी आपको NTA ने, फिर भी आप NTA को गाली दे रहे हो। मैं तो अच्छी ट्रिक बताती हूँ, आप ही नहीं मानते।
क्या किससे कर रहे हो, किससे कर रहे हो, बोलो। VID मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, देख लो। तो ये C से यूज होता है, A का होना चाहिए था 2, अगेन कट्टा कट्टा कट्टा, जल लो, बोलो रे गोलू। कांटा लगता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है? टोनी भैया का गाना चलाऊं, कानों में चुभेगा तो सब दिखेगा फिर। चलिए जी, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। और देख लो आगे, लो बाकी सब तो बहुत कॉमन है, फिर भी यूज नहीं किए मैंने, चलो फिर भी यूज कर लेते हैं। IBITM ये किसके लिए यूज होता है? सेम, जस्ट अबव, इमीडिएटली प्रीसीडिंग। तो डी का होना चाहिए था 1, डी का हो गया है 1। इससे भी कर सकते थे क्या मैम? देखो 2 ऑप्शन नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, और देख ले। IBID ये भी सेम ही होता है, सेम बंदे को दोबारा से आप साइट करना चाहते हो तो उसी के लिए यूज होता है, तो सेम के लिए यूज होता है। और बोलो OPCIT, OPCIT भी सेम ही वर्क को साइट करना चाहते हो बस 3-4 लाइन छोड़ के, यानी कि बी का होना चाहिए था 3, लो बी का 3 भी हो गया। A parametric test cannot be applied to ordinal or nominal scale data. और आपका जो parametric test होता है, they do not suppose any particular distribution and the consequential assumptions. Do not लिखा हुआ है सभी में। देखो अगर आप लोगों को चार्ट याद हो तो मैंने आप लोगों को पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग पढ़ाया था। उसमें मैंने आप लोगों को साफ साफ ये चीज बताई थी कि जो आप लोगों की पैरामेट्रिक टेस्टिंग होती है वहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपका इस्तेमाल किया जाता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर यूज किया जाता है तो सभी प्रकार की जो लिमिटेशंस है ये भी यूज की जाती है। अब बात आती है कि जो आपका पैरामेट्रिक टेस्टिंग होती है ये आप लोगों का इंटरवल और रेशियो स्केल में बहुत अच्छे से काम करता है। वेयर इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग जो होती है इसमें आपका स्क्यूड कर्व यूज होता है और आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा यूज आता है। ठीक है ना? अब बताओ क्या आंसर होगा इसका। In case our research studies leads to the generation of more research, then we will say it contains heuristic value. The discussion section does not allow the freedom and the flexibility in writing to a researcher. देखो सबसे पहली बात, इन केसेस अगर आप लोगों इन केस ऐसा होता है कि जो रिसर्च स्टडी होती है वो आप लोगों की और ज्यादा जनरेट करती है रिसर्चेस को, है ना, एक से दूसरा बिंदु, दूसरे से तीसरा बिंदु, इस तरीके से निकलता है, सही है, तो उसे हम लोग ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। ह्यूरिस्टिक का मतलब ये होता है हिंट ओरिएंटेड, क्लू मिलते जाना, और ज्यादा डीप में और ज्यादा डीप में और ज्यादा डीप में लेके जाना। ठीक है, आगे देखो, द डिस्कशन सेक्शन डज नॉट अलाउ द फ्रीडम एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। भाई गलत बात लिखी है क्योंकि डज नॉट लिखा है। आप डिस्कशन सेक्शन में वो सारी चीजें लिख सकते हो जो आप आपके रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसके थ्रू आप लोगों से डिस्कस करना चाहते हो, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है, बट स्टेटमेंट नंबर 2 सही नहीं है। शाबाश, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीनू कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब और बाकी काम एक साथ कैसे होता है। देखो आपकी 2 तरीके की गवर्नमेंट जॉब्स होती है, एक रेजिडेंशियल और एक नॉन रेजिडेंशियल। ठीक है, जो आपकी रेजिडेंशियल जॉब होती है वो 24/7 वाली जॉब होती है,
जिसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। और जो नॉन रेजिडेंशियल जॉब्स होती है वो 5 घंटे 5.5 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरी जो गवर्नमेंट जॉब है वो नॉन रेजिडेंशियल की है, इसीलिए। ठीक है, जब आपकी जॉब लगेगी तो शायद आपको थोड़ी और चीज़ें पता चलेगी, अगर नहीं पता है तो पता करो इन सब चीज़ों के बारे में, आपके लिए ज़रूरी है। ह्यूरिस्टिक इज लाइक एन इटरेटिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग वेयर वी फर्दर स्टडी। यस, वेरी गुड, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। मेरा जॉब प्रोफाइल टीचिंग है, नहीं कॉलेज में नहीं। If I were a heavy smoker, smoking would have shortened my life. That's why I do not smoke. And I expect to live a long and healthy life. Which fallacy is committed in the above argument? If I were a heavy smoker, smoking would have shortened my life. That's why I don't smoke and I expect to live longer and healthy life. अब कुल मिला के ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखो, एग्जिस्टेंशियल अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल दोनों को हटाऊंगी। क्यों? मैम आपने बोला था कि कीवर्ड यहाँ पर होता है इफ। जब भी ये इफ वाली चीज आ जाए तो ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट वाला गेम चलता है। मैम देखो यहाँ पर, इफ आई वर अ हैवी स्मोकर, इफ पी इज ट्रू, देन आप लोगों का ये जो क्यू स्टेटमेंट है, ये पी है, ये क्यू स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि क्योंकि क्यू ट्रू है इसका मतलब पी भी ट्रू होगा। अरे भाई, अगर पी सही है तो क्यू सही है, पर आप कह रहे हो कि क्योंकि क्यू सही है तो मतलब पी भी सही होगा, उल्टा कह रहे हो। ये ट्रू नहीं होता है। आपने क्या किया? आपने जो कॉन्सिक्वेंट है उसको डिनाई कर दिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आप लोगों का, सॉरी, हमने क्या कर दिया है? डिनाई कर दिया है आप लोगों के एंटीसीडेंट को। सॉरी, क्यू को नहीं मैम, आपने पी को डिनाई किया है, और फिर आप कह रहे हो कि क्यू भी आप लोगों का डिनाई हो जाएगा, तो इसे अपन क्या कहेंगे? डिनाइंग द एंटीसीडेंट कहेंगे। देखो ये पी वाला स्टेटमेंट कोई नेगेट किए हो ना। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरा एग्जाम्पल याद हो, अगर आपको मेरा एग्जाम्पल याद हो कि मम्मी, अगर मैंने कहा कि बारिश होती है तो छत गीली हो जाती है, बारिश नहीं हुई इसका मतलब छत भी गीली नहीं होगी। अरे मैम आप ही ने तो बताया था कि मम्मी का एक दिन मूड बना, बाल्टी भर के पानी लेके पहुंच गई छत पे और ले बाल्टी फैला दी, जैसे आप रायता फैलाते मम्मी ने बाल्टी फैला दी, तो क्या होगा? छत तो गीली हो जाएगी ना। अगर बारिश होती है तो छत गीली हो जाती है, बारिश नहीं हुई तो छत गीली नहीं होगी। मैम इट इज नॉट कंपलसरी। मेरी मम्मी को बहुत शौक है धुलाई करने का, मेरे साथ साथ छत भी धो देती है वो, तो वो तो हो जाएगी गीली। तो ये गलत। अफेक्ट और इन्फ्लुएंसेस द लिसनिंग स्किल्स ऑफ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट का प्रोटोकॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्टेड, स्पीड ऑफ स्पीचेस, टाइमिंग ऑफ स्पीचेस, द रीजनल एक्सेंट, क्या क्या चीजें हैं जो लिसनिंग स्किल्स किसी भी एक स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करेगी। देखो रीजनल एक्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एक्सेंट के साथ में हम बात करते हैं एक स्टूडेंट के लिए वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमको इसलिए समझ नहीं आते क्योंकि एक्सेंट बहुत अलग होता है। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से, जो भी सीएस वाले बच्चे होंगे वो समझेंगे, हमारे पास में ज्यादातर टीचर्स हमको मिलते थे साउथ साइड के, डाउन साउथ, तो उनका थोड़ा अलग लहजा होता है बात करने का, जैसे यस, यम, ऐसा ऐसा करके वो हमेशा हर चीजों को बोलते हैं, है ना। तो हमें रीजनल एक्सेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो ई आंसर में होना चाहिए था, तो ए और बी को तो उड़ाओ। आगे देखो, स्टूडेंट प्रोटोकॉल। देखो स्टूडेंट प्रोटोकॉल या एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट नाम की चीजें से पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं, बल्कि खराब ही करती है। स्पीड होनी चाहिए, जो आपकी मेरे बोलने का जो स्पीड होगा वो मैटर करता है, और मेरे जो स्पीच का टाइमिंग है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। दोनों पिच भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीनों चीजें आप लोगों की यहाँ पर सही हो जाएगी।
लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। और जितने भी बच्चे जिन्होंने दिया है वेरी वेरी गुड। पोस्ट हॉक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। रुचित, अन्वेषा, मीनू, माही, वेरी गुड। शालिनी, बहुत ही बढ़िया बात है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पोस्ट हॉक, ठीक है ना, जो कि एक तरीके का आफ्टर दिस वाली जो फैलेसी होती है ना। आप जब अज्यूम करते हो कि ये इवेंट के बाद वो इवेंट तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। जैसे यहाँ लिखा था, ऑल्दो आई एम वेरी हैप्पी टू विन द लॉटरी, आई एम ऑल्सो लिटिल वरिड दैट टाइम द लास्ट टाइम आई हैव वॉन द लॉटरी माई पॉकेट वॉज पिक्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग। चोरी हो गया था पहले।